Assalamu alaikum. Today I am here with a lecture elasticity of supply. Earlier we have discussed that what is elasticity of demand and law of demand. So today we are discussing about elasticity of supply. So before understanding the elasticity of supply, we must know that what is law of supply. Law of supply says that if price increases, supply will also increase. And also said on the other end, if price decreases, supply will also decrease. Means सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। अगर प्राइस जो है आपकी बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो अगेन आपकी सप्लाई के लिए कम हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट दैट लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट। इट indicate the direction of change. If price goes up, supply will increase, but we don't know that how much supply will rise in response to an increase in price, and we cannot understand it, we cannot know, we cannot extract it from just law of supply. For that we need something else. So for to quantify such change, we require the concept of elasticity of supply that measure the extent of quantities supplied in response to a change in price. So elasticity of supply can be defined as, in simple words, the responsiveness of supply of a product when price changes. So you can see a picture that is elastic. Means there is a picture of a rubber. Rubber is elastic. So we can अंडरस्टैंड बाय इलास्टिक सप्लाई कि उसमें कितनी मींस इलास्टिसिटी है, वो कितना उसमें जो रेस्पॉन्स है। फॉर सपोज अगर प्राइस कोई चेंज होती है तो उसके चेंज होने पे उसका क्या रेस्पॉन्स है सप्लाई का। सप्लाई क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ जाती है या उसमें निग्लिजिबल चेंज जाती है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं इलास्टिक सप्लाई के, तो हम उनको भी ओके सिंपली ये एक फार्मूला है इलास्टिक सप्लाई का, कैसे का इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंबॉलिकली it is represented elastic supply is equal to change in quantity divided by quantity divided by change in price upon price is equal to change in quantity upon change in price into price upon quantity. So I already explained what is the meaning of these terms, but I have written also for the further clarification that elasticity of supply, ES represent the elasticity of supply, delta Q represent the change in quantity supplied, Q represent the quantity supplied, delta P the change in price, P the price. So जो डेल्टा की जो मीनिंग होती है ये इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। So here are further explained the steps while calculating price elasticity of supply step by. The very first step is use price elasticity of demand formula. The formula is almost same, percentage in quantity upon percentage change in price. Later on हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, मिड पॉइंट फार्मूला जो हम इसमें यूज कर रहे हैं कि पहले हमने क्या करना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कितनी परसेंटेज उसमें क्वांटिटी में चेंजिंग आई है। तो Q2 माइनस Q1 उसको डिवाइड करेंगे, फिर Q2 प्लस Q1 उसको डिवाइड करेंगे 2 से, उसको मल्टीप्लाई करके 100 से, और सेम ही हम प्राइस का मालूम करेंगे कि उसमें कितनी चेंज आई है, क्योंकि फार्मूला क्या है परसेंटेज चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट परसेंटेज जो है सो चेंजिंग आई है। तो उस चेंजिंग के मालूम करना हमारा जो है सो हम पहले इस फार्मूले में ये जो डेटा रिक्वायर्ड है हम उसके लिए इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है और उसको यूज भी किया गया है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे। फॉर सपोज एक कमोडिटी की जो अब उसमें चेंज आई है 13,000 पहले से 10,000, तो उसकी जो परसेंटेज जो चेंज आई है, मैं इसको क्विक कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, 26.1। और सेम ही हम प्राइस को चेंज करेंगे तो मीन्स परसेंटेज में देखेंगे कितनी चेंज हुई है, तो आपका इसका आंसर आएगा जो डेटा दी गई है 7.4। तो हम क्या करेंगे 26.1% को डिवाइड करेंगे 7.4 से, तो हमें पता चलेगा कि इसका कितनी आई इसकी प्राइस इलास्टिक सप्लाई। और जो इसका आंसर आया 3.53, तो 3.53 का क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, क्या ये इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। तो हम इसको आगे जाके
आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो और इसको समझ में आ जाएगा कि हम क्या है इसका मतलब, कि इसकी जो वैल्यू आए कितनी आनी चाहिए, तो उसका क्या मीन्स, कोई फॉर सपोज एक से कम आए तो क्या मतलब, एक से ज़्यादा आए तो क्या मतलब, ज़ीरो आए तो क्या उसका मतलब है, अगर इन्फिनिटी आए तो उसका क्या मतलब है। तो हम आगे जाके हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिक टाइप सप्लाई में, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स मूव ऑन। सो वेरी फर्स्ट टाइप इलास्टिक सप्लाई मीन्स, इलास्टिक मतलब जिसमें चेंजेस आए, क्योंकि इलास्टिक का मतलब क्या है, लचक जिसमें हो। तो ऐसी सप्लाई जिसमें लचक आए, किससे, चेंज इन प्राइस से। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एक से ऊपर होती है, जो इसका आंसर आएंगे वो सारे आपके एक से ऊपर आएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड, supply is said to be elastic when a given percentage change in price leads to a larger change in quantity supplied। तो मतलब कि ज्यादा चेंजिंग आए उसमें, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ये जो है इलास्टिक है। Under this situation, the numerical value of elasticity of supply will be greater than 1 but less than infinity। आपने हमने हमने जब पहले प्रॉब्लम किया तो उसकी वैल्यू 3 से ज्यादा थी, तो अब मींस ये 1 से ज्यादा थी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमने मालूम किया कि वो क्या थी, सप्लाई इलास्टिक थी। A supply curve is said to be elastic when an increase in price increases the quantity supplied a lot and vice versa। तो अगर ज्यादा ना बढ़ाए तो हम उसको इनइलास्टिक बोलेंगे। इलास्टिक आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि एक रबर की पिक्चर है, तो मीन्स उसमें ज्यादा चेंजिंग आए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इनइलास्टिक सप्लाई। कौन सी इनइलास्टिक, जो आप देख सकते हैं लेस देन 1 उसकी वैल्यू आएगी। सप्लाई इज सेड टू बी इनइलास्टिक व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉज अ स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मीन जो बहुत कम, ना के बराबर जो उसमें चेंजिंग आए। हियर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिक सप्लाई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो इसमें क्या होगा कि सब जो प्राइस इंक्रीज करेगा वो ज्यादा से ज्यादा मीन्स जस्ट लिटिल लिटिल इसमें आएगी सप्लाइड, आपकी जो क्वांटिटी में इंक्रीज आएगी। अदरवाइज जो इसकी इसकी कर्व है हम उसको बोलेंगे इनइलास्टिक, तो मतलब वो ज्यादा जो है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। सो आप यहाँ पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इनइलास्टिक एंड इलास्टिक, तो पहले हम समझते हैं कि इनइलास्टिक सप्लाई वो क्या है। आप इसमें कुछ हम देखेंगे कि यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं प्राइस है और लेफ्ट बॉटम में क्वांटिटी है। तो $40 पे एक कोई भी प्रोडक्ट है, वो 80 पे सप्लाई 80 यूनिट उसके सप्लाई हो रहे हैं। सपोज अगर प्राइस बढ़ गई 40 से $50 हो गई, सो प्राइस इसमें इंक्रीज आ गई, लेकिन आपने देखा नीचे आप देखेंगे इट्स काज अ स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन, इफ सप्लाई इज इनइलास्टिक। अब तो हम इसको क्या कहेंगे कि सप्लाई जो है आपकी इनइलास्टिक है। ओके, नाउ इलास्टिक, इलास्टिक क्या है, फॉर सपोज प्राइस में जो आपकी चेंज फॉर सपोज सेम आई जो आपकी इनइलास्टिक में आई थी, तो आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। तो यहाँ पे ग्राफ में हमने 40 से $50 तक आई, तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे 80 से 170 तक इंक्रीज आई आपकी सप्लाई में, तो ये हम कहेंगे इसकी इलास्टिक सप्लाई है। अब यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में आप जो कर्व देख रहे हैं, इन इलास्टिक सप्लाई की जो कर्व होगी वो स्टीप होगी, ज्यादा से ज्यादा स्टीप होगी। आप ये ज्यादा स्ट्रेट होगी तो ये ज्यादा इनइलास्टिक होगी, और आपकी जब स्ट्रेट हो जाएगी डायरेक्ट आपकी, तो किसी भी प्राइस पे वही सप्लाई होगी, तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक। उसके ज्यादा केसेस नहीं होते, कुछ केसेस में वो परफेक्ट इनइलास्टिक होती है। अगर ये आप देख सकते हैं इलास्टिक सप्लाई, ये देखिए ज्यादा फ्लैटेन है, और जितनी ज्यादा प्लास्टिक मीन्स फ्लैट होगी, तो आप देखेंगे कि उसकी जो कोई भी आपके फॉर सपोज सेम प्राइस पे आपकी जो है क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये ज्यादा फ्लैटेन है और वो ज्यादा स्टीप है। अब तीसरा टाइप है यूनिट इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये जो होता है ये इक्वल टू 1 होता है इफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड चेंज बाय द सेम मैग्नीट्यूड, देन वी हैव अ यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब कि आपकी प्राइस जितनी चेंज हुई उतनी आपकी क्वांटिटी में चेंज आई, तो हम उसको कहेंगे यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इक्वल टू 1 होता है। सपोज अगर 10% इंक्रीज हुई प्राइस, तो 10% जो है सप्लाई एक्सपेंड होगी। अब आप यहाँ पे देखें कि इस ग्राफ में आप
इस प्राइस पे इतनी सेम आप देखें सेम मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, अगेन उससे बढ़ गई फिर भी आपकी सेम जो है क्वांटिटी आपकी सप्लाई हो रही है। सो हियर अ चेंज इन प्राइस पीपी 1 मींस पी से पी वन मींस इसमें चेंजिंग आ गई, ब्रिंग्स अबाउट एन इक्वल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्यू टू क्यू वन। तो हम इसको सिंबॉलिकली कहेंगे कि भाई ये एक से बराबर है, इसकी जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1 है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, कोई ज्यादा इसमें फर्क इस अंडरस्टैंडिंग के ये भी केस हो सकता है अगर ये किसी सिचुएशन आ जाए जिसमें प्राइस चेंज ना हो लेकिन आपकी जो है सो क्वांटिटी चेंज है, तो ये हो सकता है। फॉर सपोज perfectly inelastic supply means जिसको हम कहते हैं zero elasticity. Supply is perfectly inelastic when a change in price cause no change in supply. कुछ हमारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्राइस में चेंज कितनी भी आए लेकिन उसकी जो है सो क्वांटिटी में चेंज नहीं आती। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे तो इसकी डेफिनेशन चले। इन अदर वर्ड्स प्राइस हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन सप्लाई मींस प्राइस का कोई इन्फ्लुएंस इफेक्ट नहीं होता आपकी सप्लाई पे। तो हम इसको कहेंगे आप मींस इसकी जो कर्व होगी आप देख सकते हैं इट्स वर्टिकली लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी वही पे है, आपकी प्राइस देखें चेंज हो रही है लेकिन नो इफेक्ट ऑन सप्लाई, तो हम इसको कहेंगे भाई इलास्टिसिटी इसमें जीरो है, जीरो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कौन सी चीजें आती हैं, वो चीजें जिनकी जो क्वांटिटी है लिमिटेड है, जैसे कि आपकी एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं, रेयर बुक्स हैं, पेंटिंग्स, स्टैम्प एंड कॉइन्स। आप ऐसी कोई भी चीज जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं मोनालिसा की, अगर ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप की पिक्चर आपकी इसकी कितनी सप्लाई हुई, ये एक ही फेमस पिक्चर है, आप इसकी जितनी भी मार्केट में प्राइस बढ़ेगी सप्लाई में चेंज नहीं आएगी क्योंकि whatever might be the price on offer there's no way we can increase its supply, तो हम इसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये लिमिटेड है। तो ऐसी चीजें जो रेयर बुक्स हैं पेंटिंग्स हैं तो वो सारी इसी में आ जाती है। और कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे? द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज नॉट द सेम फॉर ऑल कम्युनिटी, तो हमने वो एग्जांपल में भी देखा कि वो सबके लिए एक नहीं थी और उसके इसीलिए तो डिफरेंट टाइप्स है। इट में हाई आर लो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कौन से वो फैक्टर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ इनपुट्स यूज, नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, रिस्क टेकिंग, नेचर ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम फैक्टर, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्राफिक सॉरी जियोग्राफिक स्कोप। तो हम इसको देखेंगे अलग अलग करके। फर्स्ट नेचर ऑफ द इनपुट्स यूज्ड, the elasticity of supply depends on the nature of inputs used for the production of a commodity. If the factors of production are those which are commonly used or easily available, supply of commodity will be elastic. अगर फॉर सपोज आप ऐसे प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आपके यहाँ मिल जाता है तो आपकी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, आपकी प्राइस हाइक हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे परचेस करके और आप उसको जो है सो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर अनदर हैंड इफ स्पेशलाइज्ड फैक्टर्स आर यूज्ड व्हिच आर नॉट इजीली अवेलेबल देन सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक। अगर ऐसे प्रोडक्ट फैक्टर्स आप यूज कर रहे हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हो या किसी और कंट्री से मंगवा रहे हो, तो आपके लिए जो प्राइस मीन्स आप जल्दी से अपने मार्केट में जो आपकी प्राइस चेंज हुई है तो आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नेचर पे डिपेंड करती है कि आप कौन से फैक्टर्स आप प्रोडक्शन यूज कर रहे हो। और नेचुरल कंस्ट्रेंट्स आप देखें कि elasticity of supply is also influenced by the natural constraints in the production of commodity. If we wish to produce more teak wood, uh, it will take years of plantation before it becomes usable. Supply of teak wood will therefore be less elastic. सो टीक का जो जो आपका जो ट्री होता है वो तो एक तो फास्टर ग्रोइंग है लेकिन हाफ एन इंच पर डे बढ़ता है, लेकिन इट टेक्स 20 to 25 years टू ग्रो इनटू वन मैच्योर ट्रॉपिकल ट्री टू फाइनल हार्वेस्ट। तो आप इसको आप देखें कि 20 से 25 साल आपकी ये जो अ, ये टीक बेसिकली एक ऐसा आपका वुड है जो आपकी फर्नीचर वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। तो आपकी ये देख सकते हैं कि इतना टाइम ले रहा है, तो इसके नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी हैं,
लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए उठाया कि इसमें ज़्यादा आपका जो टाइम लग रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स जिस पे जो नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं और उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसकी वजह से हम उसके प्रोडक्शन में इजाफा नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा एक कंस्ट्रेंट है जो आपकी फैक्टर है, एक जो इम्पैक्ट करता है आपकी प्रोडक्शन पे और आपकी सप्लाई पे। आगे चलें, रिस्क टेकिंग। सपोज कि आपका जो अभी कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो विलिंग ही नहीं है रिस्क लेने का, तो वो क्या करेगा? वो मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा। अगर एक बंदा है जो रिस्क टेक करता है, रिस्क टेकर है, तो वो क्या करेगा? तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा फॉर सपोज, तो उसकी जो आई मीन सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। अनदर एंड जो एंटरप्रेन्योर हेजिटेट करेंगे टू टेक रिस्क, द सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, सिंपल। तो रिस्क मैटर्स। और फोर्थ जो आपका फैक्टर है, नेचर ऑफ गुड। आपका जो प्रोडक्ट है ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, जिसको फॉर सपोज पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उनकी जो आपकी सप्लाई है वो आप उनको ज़्यादा देर तक अपने पास स्टोर नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं पिक्चर में आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अनदर हैंड आपके आपके जो प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, आपके फॉर सपोज किचन अप्लायंसेज हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आप इनको सप्लाई भी कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे। इनकी जो शेल्फ लाइफ है, स्टोरिंग लाइफ है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपके वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स के। तो ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो affect करता है। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडीड बिल्कुल सबसे अहम है। अगर फॉर सपोज आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आपकी जो गुड होगा वो आपका इनइलास्टिक होगा। अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आपकी इलास्टिक होगा, क्योंकि आप उसको जो है सो इंक्रीज कर रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ये मोस्टली आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये चीज मीन्स है कि उनमें जो है सो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी नहीं होती। लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे पर यूनिट का कास्ट कम आ रही है, तो आप उसको प्रोडक्शन उसकी बढ़ाओगे। टाइम फैक्टर इंडीड सबसे अहम है कि टाइम फैक्टर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। फॉर सपोज अगर आपकी प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपका जो प्रोडक्शन हो मीन्स आप मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाओगे, ज़्यादा आपको टाइम चाहिए, तो इट दैट वुड बी योर मीन्स योर सप्लाई वुड बी इनइलास्टिक, मीन्स आपकी उसमें ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं आ रही। Means longer the time period, greater will be the elasticity of supply. Simple, because over a long period of a time, more and more factors are easily available, and their inputs can be changed to increase or decrease output of the quality. So time matters, time आपका कितना है। और आपकी technique of production, अब suppose if your technique is complex and needs a large stock of capital, then the supply of commodity will be less elastic, because production cannot be easily increased. On the other hand, goods involving simple technique of production will more elastic supply. Suppose अगर आपका आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पूरी आपकी असेंबली लाइन है प्रोडक्शन की, आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल जो है उसको हीट करके ट्रीट किया जाता है, देन इनिशियल शेपिंग एंड कटिंग। तो मींस इसमें थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन स्मूथ कर रही है उसको, देन अगेन आपकी बेसिक मशीनिंग एंड प्रोसेसिंग हो रहा है, देन आपका फार सपोज प्रोडक्ट आ जाए, फिर पैकेजिंग हो, फिर आप उसको जो है सो सप्लाई करोगे। तो ये एक है कि आपकी टेक्निक्स कौन सी हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कम लगता है, आपकी टेक्निक्स कॉम्प्लेक्स हैं, आपकी टेक्निक में आपको मशीनरी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपकी सप्लाई जो होगी इन इलास्टिक होगी। अनदर एंड अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो आपकी इलास्टिक हो सकती है। Instead of technology, use of latest technology decreases the cost of production and increase the production capacity, which increases supply of goods. अगर फॉर सपोज आप राइट साइड पे देख सकते हैं मैनुअल पे टेक्सटाइल में बच्चे काम कर रहे हैं, आपको दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी मशीन्स पे काम हो रहा है। तो आप दोनों में देख सकते हैं कि ये दोनों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी उसमें ज़्यादा जो आपका डिफरेंस नज़र आएगा, और इसमें आपकी पर यूनिट कास्ट भी कम आएगी, क्योंकि जब लार्जर प्रोडक्शन होती है तो पर यूनिट कास्ट कम हो जाती है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल की वजह से। तो उसमें आप ज़्यादा यूज जो फ़ायदा होगा आपको, पर यूनिट कास्ट कास्ट आपकी कम आएगी जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। ऑन अदर एंड आपकी कैपेसिटी जो आपकी मैनुअल में होगी वो कम होगी।
और जियोग्राफिक स्कोप आप देखें कि द जियोग्राफिक स्कोप मीन्स ओवरऑल आपकी, अगर किस आपके इलाके में आपकी सप्लाई आप दे रहे हो, कहाँ पे आपकी जो है सो प्राइस बढ़ गई है और उसको आप सप्लाई दे रहे हो। तो फॉर सपोज अगर ये नेरोअर होगी, आपका जो स्कोप होगा छोटा होगा, तो आपकी जो सप्लाई होगी मोर इलास्टिक होगी। अगर बहुत बड़ा होगा तो आपका लेस इलास्टिक होगा। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे लें, जैसे अभी पेट्रोल का आप देख सकते हैं कि बड़ी एक शदीद बहरान है आपके पूरे पाकिस्तान में। आप ये चीज़ आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे। तो अगर आपकी अगर एक सिटी के अंदर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और आप किसी बड़े शहर से आपको जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, तो आप वहाँ से पेट्रोल परचेज करके फॉर सपोज आप अपने जो पर्टिकुलर आपका जो सिटी है एक छोटी लेवल पे आप उसको जो है सो डिफरेंट सिटीज से लेकर आप वहाँ की जो सप्लाई है, आप जो रिक्वायरमेंट है सप्लाई की, आप उसको पूरा कर सकते हैं, और जो आपकी प्राइस में चेंजिंग आई उसका आप फायदा उठा सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट इसकी प्राइस जो पेट्रोलियम कमोडिटी की होती है वही रखती है, तो वो फिक्स तो होती है। लेकिन अगर आप मीन्स ये तो जस्ट समझाने के लिए था, लेकिन ऐसे और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जिनकी प्राइस आपके जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, अभी उनकी तो प्राइस तो आपको हर शहर में डिफरेंट मिलेगी। तो जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है तो दूसरे शहर से आप लेके वहाँ पे आप जो है सो अ, बेच रहे हैं लोग। तो मीन्स के ये इसका स्कोप नेरो है, तो हम उसको मीट कर पा रहे हैं। सपोज अगर पूरी वर्ल्ड पे अगर आपकी किसी भी कमोडिटी की, अगर आप पेट्रोल की बात उठा लें, अगर पूरी वर्ल्ड की जो आपकी डिमांड है पेट्रोल की, तो आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में आपके बहुत सारे कंट्री आते हैं जिनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चाइना, इंडिया, अमेरिका। तो इनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन नॉट मीन्स जो मीट देयर मीन्स रिक्वायरमेंट, कंजप्शन रिक्वायरमेंट। तो देखें दुनिया पे वाइडर स्कोप हो गया, तो उसकी जो है आपकी जो सप्लाई हो गई आपकी इन इलास्टिक होगी या लेस लेस इलास्टिक होगी। लेकिन अगर इसको हम नैरो लेवल पे ले आएंगे तो इसकी सप्लाई जो होगी इलास्टिक होगी। और दूसरे फैक्टर्स जो आपके इकोनॉमिक स्फीयर में नहीं आते लेकिन इम्पेक्ट करते हैं आपकी सप्लाई पे, वो हैं आपके वेदर कंडीशंस। आपकी जो फॉर सपोज अगर वेदर खराब होगी, आपकी बारिशें ज़्यादा होंगी, तो आपके रॉ मटेरियल फॉर सपोज अगर आपकी कॉटन वगैरह है टेक्सटाइल के लिए, आपकी शुगर के लिए गन्ना है, आपकी वीट है, आपके राइस है, अगर उन पे इम्पेक्ट पड़ता है। आप यहाँ जैसे देखें लोकस्ट आया हुआ है, तो ये आपके दूसरे फैक्टर जो इकोनॉमी में नहीं आते, तो इसमें आपके रॉ मटेरियल कम हो जाते हैं या महंगे हो जाते हैं, तो आप सप्लाई नहीं कर पाते, तो ये इसका एक इम्पेक्ट है। फ्लड फ्लड जैसे 2010 में आई थी, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसने इम्पेक्ट किया था। तो क्योंकि बहुत सारा आपके जो रॉ मटेरियल होता है वो उसमें डैमेज हो जाता है, तो इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पेक्ट पड़ता है। तो इसके अलावा आपकी वार्स हैं, जंगें, किसी भी कंट्री के साथ अगर आप फॉर सपोज जंग पे हैं, तो आप वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकते चीजें, ना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर सपोज। तो यहाँ पे तो हम इंपोर्ट की बात करेंगे, इनपुट की, तो वहां पे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इंटीरियर इंटरनल आपके प्रॉब्लम होगी कंट्री में, तो इसका भी बड़ा आपका इम्पेक्ट पड़ता है आपकी सप्लाई पे। तो ये सारी चीजें अगर नहीं है, अमन है, वॉर जंगे नहीं है, तो आपकी जो है सो सप्लाई होगी आपकी इलास्टिक होगी, और आप इसको जो है सो मार्केट की जो प्राइस, जिस प्राइस अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप उसको रिस्पांस दोगे। और दूसरे एपिडेमिक्स जो आपकी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं जो पूरी ग्लोब में आ जाती हैं, जैसे अभी है आपका कोविड-19। अब इसकी वजह से भी आपकी इंडस्ट्रीज बहुत सारी, जो ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी की एक हालत है वो डाउन हो गई। ओवरऑल वर्ल्ड की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो गई है। आप पाकिस्तान की अब रिसेंट आप जो गवर्नमेंट ने इशू किया, तो आप उसकी आप जीडीपी देखेंगे वो मनफी 2 चली हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इस पेंडेमिक का और क्या असर पड़ते हैं। तो ये तो हमारे साथ अभी हम इस एग्जांपल में जी रहे हैं, तो आप और जो है सो इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये वो फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक के नहीं थे लेकिन इनका है। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में आपके साथ होंगे। अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और कोई एडवाइस हो, एनी सजेशन, ऑलवेज वेलकम। गॉड ब्लेस यू। और कोई एडवाइस हो, एनी सजेशन, ऑलवेज वेलकम।